हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक आर्थिक प्रणालियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि आर्थिक प्रणालियाँ यानी इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके क्या फीचर्स हैं और इसके क्या टाइप्स होते हैं। इसको बनाने में कम से कम 3 वीडियो लगेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्थिक प्रणाली क्या होती है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसी संगठित व्यवस्था या संस्थागत ढांचा जिसके द्वारा कोई समाज, देश या सरकार अपने उपलब्ध सीमित संसाधन, अब संसाधन हमारे होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी आदि का प्रबंधन करती है, उसको मैनेज करती है, उसे हम आर्थिक प्रणाली कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था की विभिन्न संस्थाओं के समूह को आर्थिक प्रणाली कहते हैं जिनके द्वारा अर्थव्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है। आर्थिक प्रणाली के द्वारा ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, वितरण किया जाता है, विनिमय किया जाता है और उपभोग किया जाता है। जैसा कि आप आगे के डायग्राम में देख पाएंगे कि उत्पादन, इसमें हमने उत्पादन को शो किया हुआ है। ये उपभोग है, इसमें उपभोग को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है विनिमय, इसमें हमने विनिमय को दिखाया है। ये वितरण है, इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण को दिखाया है। अब हम बात करते हैं आर्थिक प्रणाली की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा किसी देश या समाज में उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग से संबंधित आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। जिन आर्थिक संस्थाओं के अंतर्गत मानव की उपभोग, उत्पादन, विनिमय एवं वितरण की आर्थिक समस्याओं का संपादन होता है, उसे हम आर्थिक प्रणाली कहते हैं। लुईस ए एलन के अनुसार आर्थिक प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त P.A. सैमुअल्सन ने भी आर्थिक प्रणाली की डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं आर्थिक प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज ये निर्णय करता है कि क्या उत्पादन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस और किसके लिए उत्पादन करना है, यानी कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक प्रणाली किसी देश की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने वाली व्यवस्था है, अर्थात इसके द्वारा किसी देश की आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। यह उपलब्ध संसाधनों, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनका उचित उपयोग करके समाज की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम जानते हैं कि आर्थिक प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे पहले आता है संसाधनों का आवंटन यानी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम सीमित संसाधनों का उचित उपयोग करते हैं क्योंकि हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं और साधन हमारे सीमित हैं। तो हम जो सबसे ज़रूरी आवश्यकता होती है पहले हम उसको पूरा करते हैं, उसके बाद में अन्य ज़रूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं क्योंकि हमारे पास संसाधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। ये भी तय किया जाता है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा। 2 तरह की वस्तुएं होती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं और पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। तो ये हम तय करते हैं कि हम कितनी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करें और कितनी पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करें। वितरण की व्यवस्था, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को लोगों तक जो पहुंचाने की व्यवस्था होती है उसे हम वितरण कहते हैं कि वो हम किस प्रकार से करें, ये सब भी डिसाइड इकोनॉमिक सिस्टम के द्वारा किया जाता है। उपभोग यानी कंजम्पशन, लोगों की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग किया जाता है कि जिससे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और इच्छाओं की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट है
आर्थिक निर्णय, इकोनॉमिक डिसीजन, उत्पादन, निवेश, रोजगार और आय से संबंधित निर्णय इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। तो ये सब थी हमारी आर्थिक प्रणाली की विशेषताएं या फीचर्स। अब हम जानते हैं आर्थिक प्रणाली के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक प्रणाली मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करते हैं पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड होती है समाजवादी आर्थिक प्रणाली, सोशलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट होती है मिश्रित आर्थिक प्रणाली, मिक्स्ड इकोनॉमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, कैपिटलिज्म। सबसे पहले हम जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधन जैसे कि भूमि, कारखाने, मशीन और पूंजी पर मुख्यतः निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं का स्वामित्व होता है तथा आर्थिक गतिविधियां मुख्य रूप से मांग, पूर्ति और मूल्य तंत्र द्वारा संचालित होती हैं। पूंजीवाद में व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने, व्यवसाय करने, निवेश करने और लाभ कमाने की अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता होती है। कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में संपूर्ण साधनों पर व्यक्तियों या व्यक्तिगत संस्थाओं का स्वामित्व होता है। इन साधनों का उपयोग वे अपने निजी लाभ को बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। एडम स्मिथ को पूंजीवादी विचारधारा के प्रमुख प्रारंभिक विचारकों में माना जाता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई, इसमें इन्होंने व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा और बाजार की शक्तियां आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। पूंजीवादी व्यवस्था का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप माना जाता है। एडम स्मिथ ने कहा है कि पूंजीवाद में व्यक्तिगत निजी हित और लाभ के लिए आर्थिक गतिविधियां हम करते हैं। मतलब मेन उद्देश्य इसका क्या होता है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए और अपने लाभ के लिए ही काम करते हैं और प्रतिस्पर्धा तथा बाजार के माध्यम से संसाधनों का उपयोग होता है। कार्ल मार्क्स, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल, उनके अनुसार भी पूंजीवादी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन जो कि होते हैं हमारे भूमि, श्रम, पूंजी, उन पर निजी स्वामित्व होता है और पूंजीपति मजदूरों के श्रम से लाभ कमाते हैं। पूंजीवाद को अगर हम देखें तो इसमें निजी स्वामित्व होता है प्लस स्वतंत्र बाजार होता है, बाजार पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। इसमें व्यक्तिगत लाभ ही मुख्य मुद्दा होता है, सामाजिक कल्याण का कोई भी मुद्दा नहीं होता है और इसमें प्रतियोगिता भी होती है। अब हम देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। मेन फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म। सबसे पहले जानते हैं संपत्ति पर निजी स्वामित्व। पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति को संपत्ति रखने और उसका उपयोग करने का अधिकार होता है। जिस व्यक्ति के पास संपत्ति होती है वही इस बात को निर्धारित करता है कि उत्पादन किस वस्तु का होगा, कितनी मात्रा में होगा और किस स्थान पे होगा। इस बात का निर्धारण कोई और व्यक्ति नहीं करता है, क्योंकि संपत्ति पर जिसका स्वामित्व होता है वही इस बात का निर्धारण करता है। सेकंड इसका विशेषता है लाभ कमाने का उद्देश्य। उत्पादक और उद्यमी सामान्यतः अधिक लाभ करने के उद्देश्य से ही उत्पादन करते हैं और लाभ की अगर संभावना होती है तभी वो किसी दूसरे उद्योग में भी निवेश करते हैं। तो इस प्रकार लाभ की संभावना नई व्यावसायिक गतिविधियों और निवेश को प्रोत्साहित करती है। आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इस स्वतंत्रता से संबंधित पूंजीवाद की निम्न विशेषताएं होती हैं। एक है व्यावसायिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ ये है कि राज्य के नियमों के अंतर्गत एक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता होती है। वो कोई भी व्यवसाय को चला सकता है। दूसरा है प्रसंविदा संबंधी स्वतंत्रता।
इसका अर्थ ये होता है कि उपभोक्ता के रूप में वो उसका ये अर्थ होता है प्रसंविदा संबंधी उसका, कि उपभोक्ता के रूप में वो अपनी आय से इच्छित वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करे, तथा ये भी स्वतंत्रता है कि वो अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करे और दूसरों को उपभोग के लिए किराए पर दे सके। इस प्रकार नेक्स्ट आता है प्रतिस्पर्धा। विभिन्न उत्पादकों और विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पादक बेहतर गुणवत्ता और उचित कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, जिससे ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे उनकी वस्तुएं उपभोक्ता तक पहुँचे और उससे उन्हें लाभ की प्राप्ति हो सके। प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उत्पादन क्षेत्र में कुशलता भी बढ़ती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की स्वतंत्रता। इस व्यवस्था में उपभोक्ता अपनी आय और पसंद के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का चुनाव कर सकता है, जिसे उपभोक्ता की संप्रभुता भी कहा जाता है। पूंजी संचय, इसके अंतर्गत लाभ का एक हिस्सा पुनः निवेश कर दिया जाता है। जो लाभ प्राप्त होता है उत्पादक को वो पुनः निवेश कर दिया जाता है। इससे पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। सीमित सरकारी हस्तक्षेप पूंजीवादी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि पूंजीवाद में सरकार की आर्थिक गतिविधियों में भूमिका अपेक्षाकृत सीमित होती है या ना के बराबर होती है। आधुनिक पूंजीवादी देशों में हालांकि सरकार कर, श्रम कानून, प्रतिस्पर्धा कानून और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पर पारंपरिक पूंजीवाद जो होता है उसमें सरकार की भूमिका जो होती है वो बहुत सीमित मानी जाती है। नेक्स्ट इसका जो अन्य विशेषताएं आती हैं उसमें है उत्तराधिकार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दो अधिकार होते हैं। प्रत्येक संपत्ति के स्वामी को यह अधिकार होता है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक इस बात का निश्चय करे कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। यदि किसी व्यक्ति का संपत्ति के अधिकारी से निश्चित संबंध है तो उसको संपत्ति उत्तराधिकार स्वरूप मिल जाएगी। तो इस प्रकार से उत्तराधिकार के कारण भी लोगों में अधिक संचय करने की, पूंजी के संचय करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है सामाजिक वर्ग भेद। पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा सामाजिक वर्ग भेद को भी महत्व मिलता है। सामाजिक वर्ग भेद की व्यवस्था इसमें शामिल हो जाती है क्योंकि धनी अधिक धनी हो जाते हैं और निर्धन अधिक निर्धन हो जाते हैं। समाज जो होता है धनी, निर्धन, शोषक, शोषित और मिल मालिक और मजदूर दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष को जन्म मिलता है। नेक्स्ट है विनाशशील प्रवृत्ति। ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें छोटे छोटे उत्पादक भी प्रतियोगिता में अगर असफल हो जाते हैं तो वो श्रमिक वर्ग में बदल जाते हैं। पूंजीपतियों की लाभ कमाने की प्रवृत्ति उन्हें शोषण करने के लिए, श्रमिकों का शोषण करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार अन्य इसकी लास्ट विशेषता है साहसी को महत्व। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली सदैव ही मांग के अनुरूप चलती है। इसमें हमेशा मांग पर बल दिया जाता है और पूरे प्रयत्नों के बाद भी मांग के अनुमानों में अनिश्चितता बनी रहती है। इसलिए इसमें जोखिम का कार्य महत्वपूर्ण है और जोखिम जो होता है वो सिर्फ साहसी ही ले सकता है। इसके अतिरिक्त जोखिम और कोई नहीं ले सकता है। तो ये सब थी हमारी पूंजीवाद की विशेषताएं। अब हम जानेंगे पूंजीवाद के लाभ क्या है। मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। व्यक्तियों को व्यवसाय, निवेश और रोजगार से संबंधित निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलती है क्योंकि इसमें किसी का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा से गुणवत्ता में सुधार। अगर आपस में कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, तो इसके कारण कंपनियां बेहतर गुणवत्ता और नई सुविधाएं देने का प्रयास करती हैं। इसके अतिरिक्त इसके लाभ हैं नवाचार को प्रोत्साहन। नई तकनीक, नए उत्पाद और नई उत्पादन विधियों को विकसित करने की प्रेरणा मिलती है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है लाभ प्राप्त करना।
तो लाभ प्राप्त करने के लिए हम नई उत्पादन विधियों को भी विकसित करने की प्रेरणा को प्राप्त करते हैं। उत्पादन में वृद्धि, लाभ की प्रेरणा और निवेश के कारण उत्पादन तथा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। संसाधनों का उपयोग, पूंजीवाद का मूल्य तंत्र ये बताता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक है, जिससे संसाधनों को उन क्षेत्रों की ओर आकर्षित किया जा सकता है और लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उद्यमिता को बढ़ावा, व्यक्तियों को नए व्यवसाय शुरू करने और जोखिम उठाने की प्रेरणा मिल सकती है। इसके अतिरिक्त इसकी अन्य विशेषताएं हैं। रहन सहन के स्तर में वृद्धि, पूंजीवादी व्यवस्था में एक ओर तो पूर्व की अपेक्षा प्रचुर मात्रा में वस्तुओं का उपभोग होने लगता है, दूसरी ओर नई नई किस्म की वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। इससे नागरिकों के रहन सहन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है लचीलापन, पूंजीवाद के अनुसार, उनके समर्थकों के अनुसार ये प्रणाली बहुत ही लोचपूर्ण है, क्योंकि इसमें परिवर्तन परिस्थितियों के साथ साथ अपनी उत्पादन विधि में परिवर्तन हो कर सकते हैं, कार्य प्रणाली को भी परिवर्तित किया जा सकता है। मितव्ययता, इसमें मितव्ययता का भी गुण होता है कि लाभ की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर पूंजीपति स्वयं मितव्ययता का मार्ग अपनाता है और उत्पत्ति के प्रत्येक साधन का अधिक कुशलता के साथ और मितव्ययता के साथ उपयोग करता है, जिससे कि संपूर्ण समाज को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ की प्राप्ति होती है। न्यायशीलता, पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक कहते हैं कि ये प्रणाली बहुत ही न्यायशील है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक नियमों के अनुसार अधिक योग्य व्यक्ति ही प्रतियोगिता में ठहर पाता है। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में व्यक्तिगत रुचि, उत्तरदायित्व और हित के लाभ प्राप्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप जो होता है साहसी को अपनी कुशलता दिखाने का अवसर प्राप्त इसके अंतर्गत होता है। पूंजीवाद की कमियों के बारे में अब हम जानते हैं। डिमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, आय और संपत्ति की असमानता, पूंजी और संपत्ति के असमान वितरण के कारण कुछ लोगों के पास अधिक संपत्ति हो जाती है, जबकि अन्य लोगों की आय कम रह सकती है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है लाभ की प्राप्ति करना। बेरोजगारी की समस्या, बाजार में मंदी या कंपनियों के बंद होने से बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। एकाधिकार की संभावना, यदि प्रतियोगिता कमज़ोर हो जाए तो बड़ी कंपनियां बाजार पर अत्यधिक नियंत्रण स्थापित कर सकती हैं और एकाधिकार की स्थिति भी सामने आती है। शोषण की संभावना, यदि श्रमिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कानून ना हो या संस्थागत व्यवस्था ना हो तो अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे लगता है कि मजदूरों का शोषण हो रहा है। नेक्स्ट, आर्थिक अस्थिरता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी और मंदी के चक्र देखे जा सकते हैं, जिससे उत्पादन और रोजगार में उतार चढ़ाव हो सकता है। सामाजिक कल्याण की उपेक्षा, यदि हम केवल लाभ को प्राथमिकता दें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक आवश्यकताओं जैसे क्षेत्रों में बाजार अकेले पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण की उपेक्षा होती है। इसके अतिरिक्त अन्य कमियां हैं। आर्थिक अस्थिरता, आर्थिक अस्थिरता, पूंजीवादी प्रणाली में राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय आवश्यकता के बीच किसी भी प्रकार का समायोजन संभव नहीं हो पाता, इसलिए आर्थिक अस्थिरता की स्थिति देखने को मिलती है। सामाजिक परजीविता, पूंजीवादी व्यवस्था में उत्तराधिकार नियम के कारण बहुत से व्यक्ति उत्तराधिकार में बहुत संपत्ति प्राप्त करते हैं और उस संपत्ति को पुनः उत्पादन में लगा देते हैं और उसमें वृद्धि करते हैं, उनकी पूंजी में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार बिना किसी शारीरिक या मानसिक श्रम किए ही ये व्यक्ति अनार्जित आय प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, जो कि आय समाज में विषमता को जन्म देती है। दो प्रकार की आय होती है, एक होती है आपकी अर्जित आय जिसे आप अपने द्वारा कमाते हैं, और अनार्जित आय जिसके लिए आपको कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता, वो कहलाती है हमारी अनार्जित आय। नेक्स्ट है अपव्ययता, पूंजीवादी व्यवस्था में अपव्ययता की बुराई 3 कारणों से पाई जाती है कि उसमें मूल्य तंत्र, मूल्य निर्देशक होता है। अगर केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनके मूल्य ऊंचे होते हैं। दूसरा, पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था में
प्रतियोगिता एक विशेषता है और ये प्रतियोगिता ही अव्ययता की जड़ है। इसके अतिरिक्त इस उत्पादन प्रणाली में साधनों का बंटवारा जो होता है एक निश्चित अनुपात में नहीं होता है। उत्पादक स्वयं अपने लाभ को सिर्फ दृष्टि में रखता है, तो इस प्रकार साधनों का भी बंटवारा एक अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में नहीं होता है। नेक्स्ट है कला की अवनति। प्रोफेसर रॉबिन्स हुए, उन्होंने बताया है कि पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में प्रत्येक वस्तु का महत्व जो होता है वो द्रव्य से आका जाता है, इसलिए कला और साहित्य के विकास को कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिलता है। लास्ट है इसमें समन्वय का अभाव। इस व्यवस्था में समन्वय का अभाव पाया जाता है क्योंकि कोई भी ऐसी केंद्रीय संस्था नहीं होती है जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक निर्णयों में समन्वय उत्पन्न कर सके। प्रोफेसर लर्नर एक अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना एक ऐसी मोटर गाड़ी से की है जिसमें चालक नहीं होता, ड्राइवर नहीं होता। प्रत्येक यात्री अपने अनुमान के अनुसार नियंत्रक चक्र यानी कि नियंत्रक चक्र स्टीयरिंग को घुमाता रहता है, जिससे आपस में संघर्ष होने का भय हमेशा बना रहता है। अब हम जानते हैं पूंजीवाद और एडम स्मिथ का क्या संबंध है। एडम स्मिथ के अनुसार व्यक्तिगत हित और प्रतिस्पर्धा बाजार व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके विचारों में अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड की अवधारणा प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने आर्थिक हितों का पीछा करता हुआ कई परिस्थितियों में बाजार के माध्यम से व्यापक आर्थिक गतिविधियों में योगदान कर सकता है। ये भी समझना ज़रूरी है कि जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त नहीं होती हैं। अधिकांश देशों में बाजार के साथ साथ सरकार भी नियमन, कराधान और सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें निजी स्वामित्व, आर्थिक स्वतंत्रता, लाभ की प्रेरणा, प्रतिस्पर्धा और बाजार तंत्र मुख्य भूमिका निभाते हैं। इस व्यवस्था ने उद्यमिता, निवेश, नवाचार और उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित किया है, लेकिन इसके साथ ही आय असमानता, एकाधिकार, बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता जैसी समस्याएं भी पूंजीवाद के द्वारा उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आधुनिक देशों में पूंजीवाद को अक्सर सरकारी नियमन और सामाजिक कल्याण की नीतियों के साथ अपनाया जाता है। अब हम पूंजीवाद से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है पूंजीवाद की मुख्य विशेषता क्या है, जिसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सही आंसर है निजी संपत्ति का अधिकार। दूसरा क्वेश्चन है पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों पर मुख्यतः किसका स्वामित्व होता है। आंसर है निजी व्यक्तियों तथा संस्थाओं का। तीसरा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतें किसके द्वारा निर्धारित होती हैं। करेक्ट आंसर है बाजार की मांग और पूर्ति के द्वारा। पूंजीवाद में लाभ का उद्देश्य किसे प्रेरित करता है। उत्पादकों को। पूंजीवाद में प्रतिस्पर्धा का क्या महत्व है। प्रतिस्पर्धा कीमतों और गुणवत्ता में सुधार को प्रोत्साहित करती है। पूंजीवादी व्यवस्था के विकास से किस विचारक का नाम जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज एडम स्मिथ। पूंजीवाद में अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड की अवधारणा किसने दी है। अगेन एडम स्मिथ। पूंजीवाद में श्रम का प्रतिफल सामान्यतः क्या कहलाता है। श्रम के रूप में जो प्रतिफल मिलता है वो मजदूरी मिलता है। पूंजी का प्रतिफल क्या कहलाता है। ब्याज कहलाता है। भूमि का प्रतिफल क्या कहलाता है। लगान कहलाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में उद्यमी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ लाभ अर्जित करना। कौन सी पूंजीवाद की विशेषता नहीं है। उत्पादन के साधनों पर पूर्ण सरकारी स्वामित्व। उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। पूंजीवाद में आर्थिक निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं। बाजार के संकेतों के आधार पर। पूंजीवाद में निजी संपत्ति का अधिकार किसका उदाहरण है। आर्थिक स्वतंत्रता का। पूंजीवादी व्यवस्था में बाजार का मुख्य कार्य क्या है। संसाधनों के वितरण में सहायता करना, आवंटन में सहायता करना। पूंजीवाद में एकाधिकार का क्या अर्थ है। एक विक्रेता। पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। व्यवसाय एवं निवेश के निर्णय लेने की स्वतंत्रता। पूंजीवाद की आलोचना करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री कौन थे। कार्ल मार्क्स थे।
तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर से संबंधित अभी 2 वीडियो और आएंगे जिसमें मैं समाजवाद के बारे में और मिश्रित व्यवस्था के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर